The word monsoon creates a vivid image in our mind. Raindrops, dark cloud, damp soil, and the lush green landscape all together. Monsoon season is an integral part of Indian subcontinent with an immense impact on country's economic, cultural, social and agricultural landscape. As a UPSC aspirant, we need to understand the theory of Indian monsoon as it plays a crucial role in country's growth and development. In this video lecture series, we will understand the evolution of Indian monsoon and its profound impact on people and land of India. So let's start with the classical theory of Indian monsoon by Edmund Halley. Hello everyone, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे. Today we are going to study about the classical theory of Indian monsoon. So let's start with some trivial facts about the monsoon. That is, ये वर्ड मानसून इससे पहले ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है और ग्रीक और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने भी इसको मेंशन किया हुआ है. 10th सेंचुरी एडी में एक अरब स्कॉलर जो कि इंडिया की स्टडी के लिए आया, यहाँ के ज्योग्राफी और कल्चरल लैंडस्केप के बारे में उसने मुरूज अल जहाब नाम की एक बुक लिखी. उस बुक में भी उन्होंने मानसून वर्ड का मेंशन किया. तो वहीं से अरब वर्ड जो कि मौसम था वो मानसून बनता है. इसका एक और रूट भी हमें मिलता है जो कि मलयन लैंग्वेज में देखने को मिलता है, जिसका नाम है मॉनसिन. उसका मतलब होता है सीजन. तो जब भी कभी हमें सीजन, मॉनसीन या मौसम, इन सारे वर्डों से क्या पता चलता है कि ये मौसम या किसी पर्टिकुलर ऋतु के बारे में बात कर रहा है. लेकिन ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर मानसून को हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे? We will say that monsoon is a periodic seasonal reversal of wind. Now these four word दिखने में चाहे कितने भी आसान लगें पर ये हैं बेहद इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द एसेंस ऑफ मानसून. क्योंकि मानसून से अक्सर हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो ये बनती है, बारिश हो रही है, खेती हो रही है, बहुत सारी नदियाँ भर गई हैं, तमाम दूसरी और चीज़ें. लेकिन मानसून का ज्योग्राफी के टर्म्स में जो मीनिंग है वो है पीरियोडिक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. नाउ अब एक एक वर्ड को अगर समझें तो पीरियोडिक का मतलब ये हुआ कि ये किसी पर्टिकुलर पीरियड पे रिपीट होती है. किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसका वापस से हम वही पैटर्न देखते हैं. सीजनल का मतलब ये अपने साथ किसी पर्टिकुलर सीजनल यानी कि कैरेक्टर को लेकर के आती है, इसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऋतुओं को लेकर के. और रिवर्सल ऑफ विंड से मतलब है क्योंकि ये अपना डायरेक्शन हर सीजन के साथ, हर पीरियड के साथ चेंज करती है. ऑलमोस्ट इंडिया में ये 180 डिग्री तक चेंज हो जाती है, यानी कि अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ था देन इट विल कम्प्लीटली रिवर्स 180 डिग्री और उसके बाद इसका डायरेक्शन नेक्स्ट टाइम हमें ये देखने को मिलता है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉनसून या मॉनसूनल विंड. ये जो सीजनल रिवर्सल है वो हमें हर सीजन पे या 6-6 महीने पे देखने को मिलता है. मॉनसून इज नॉट यूनिक फिनोमेना ऑफ इंडिया, ऑल्दो मॉनसून इज वेल डेवलप्ड इन इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट्स ओनली. तुम ये जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हो इसमें तुमने येलो रंग का ये जो पैच देखा है, इस पूरे ही जोन में, इस पूरे ही जगहों पे हमें मॉनसून देखने को मिलता है. लेकिन दुनिया में इन सभी जगहों पे मॉनसून होने के बाद भी अगर कहीं मॉनसून पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड है, फुल फ्लेज में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इंडिया है. इसीलिए इंडिया के लिए मॉनसून बेहद इंपॉर्टेंट है. अब अगर इस जोन में आने वाले हम जगहों की या उन सेक्टर्स के नाम ले लें तो ज़्यादा क्लियर कट आइडिया हमें हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मॉनसून आता है. जैसे कि मेडागास्कर के पास, इथोपिया के पास जो कि अफ्रीका में है, सोमालिया के हॉर्न के पास, ईस्टर्न अफ्रीका में भी हमें मॉनसून देखने को मिलता है. इन सम पार्ट्स ऑफ जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, लाइक यमन, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, कंपूचिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना यानी कि बीजिंग के पास भी हमें मानसूनल टाइप की क्लाइमेट थोड़ी देखने को मिलती है. इनफैक्ट जापान और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो रशिया है वो भी हमें कुछ पार्ट में हमें वहाँ पे मानसूनल विंड्स देखने को मिलती हैं. इवन अपर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी हमें मानसून देखने को मिलता है. पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहाँ पे है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है. नाउ मूविंग टू द थ्योरीज ऑफ इंडियन मानसून. इंडियन मानसून की थ्योरीज
कई सारे लोगों ने इंडियन मानसून को स्टडी करने के बाद जो कुछ भी कंक्लूड किया उसको दो कैटेगरी में, ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक जो बास्केट है हमारा उसको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंडियन मानसून, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंडियन मानसून। नाउ व्हाई इट इज क्लासिकल, व्हाई इट इज मॉडर्न, वैसे तो कोई बहुत ब्रॉडर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट क्लासिकल थ्योरीज में जो भी कंसेप्ट थे वो ज़्यादातर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं थे, वो पूरी तरीके से मानसून को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। यानी सारे एस्पेक्ट मानसून के केवल क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते थे। दैट्स वाई वी क्लब देम इनटू क्लासिकल थ्योरी। एंड द मॉडर्न थ्योरी इज मोर अबाउट साइंटिफिक स्टडीज विद सम इंस्ट्रूमेंट्स, सम डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक तुम अगर देखोगे कि दोनों के बीच में जो क्लासिकल थ्योरी है और जो मॉडर्न थ्योरी है उसके बीच में 200 साल का अंतर ऐसा देखने को तुम्हें मिल जाएगा। तो जो मॉडर्न थ्योरी है वो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट से, ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ से बेस्ड थी, बैक्ड थी। इसीलिए ये ज़्यादा मानसून की जो फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन कर पाती है, साथ ही साथ मानसून की जो एनॉमलीज है, जो उसके वेरिएशंस हैं, उसको भी वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाती है। नाउ क्लासिकल थ्योरी में, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, क्लासिकल थ्योरी में जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो आती है एडमंड हैली की तरफ से, द थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली। उन्होंने ये बोला द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडियन मानसून इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। यानी जो डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड और सी के बीच में, वही मेन ड्राइविंग फोर्स है हमारे इंडियन मानसून का। 1686 में इस आदमी ने ऐसा आइडिया दे दिया था। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि 1686 में, जबकि हमारे पास हवाई जहाज़ इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, हमारे पास रिसर्च के इतने साधन मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने बता दिया दैट डिफरेंशियल हीटिंग विच इज़ वन ऑफ द कॉज ऑलवेज, ये एक वन कॉज है अभी भी। तो इन्होंने बोला कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियन मानसून। अनदर जोग्राफर, अनदर मीटीरोलॉजिस्ट नेम्ड शेर हैग, मुझे जर्मनी में एग्जैक्टली इसको कैसे प्रोनाउंस करना है नहीं पता, बट in 1948 a German meteorologist शेर हैग says that the change in the wind direction is directly related to the temperature change in the air above the frictional layer. नाउ फ्रिक्शनल लेयर से मतलब ये है कि जो माउंटेन्स होते हैं, जो प्लेटूज होते हैं, जो फ्रिक्शनल सरफेसेस होती हैं, जो हाइट्स होती है जहाँ तक उनकी, उसके ऊपर की जो करंट है, उसके ऊपर की जो विंड है, उसके टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से मानसून का अराइवल होता है। अब क्योंकि ये एक एरोलॉजिकल कंसेप्ट था, इसीलिए इसका नाम एरोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी या मानसून की थ्योरी ऐसा बोला गया। ना मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो उसमें जो सबसे पहली थ्योरी, जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया, वो दिया था फ्लोन ने। जर्मनी के ये भी थे, इनका नाम था हरमन फ्लोन, पूरा नाम था, मैंने लिखा नहीं हालांकि, इनका नाम पूरा था हरमन फ्लोन, जिन्होंने डायनेमिक कंसेप्ट दिया था। इन्होंने बोला दैट दिस थ्योरी, द मानसून, इज एयर मास थ्योरी एंड इट इज़ ITCZ शिफ्ट, फ्रंट फॉर्मेशन एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से मानसून का अराइवल या ऑनसेट या डेवलपमेंट होता है। इन्होंने बोला दैट ITCZ, या ITCZ क्या है? ITCZ बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हम लोग जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और फ्रंट के फॉर्मेशन, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें मानसून का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नाउ वन अदर जियोग्राफर यीस्ट, जिसका नाम यीस्ट था, उसने जेट स्ट्रीम की थ्योरी दी, जो कि मॉडर्न थ्योरी कहलाती है। यीस्ट ने जो थ्योरी दी उसको पी कोटेश्वरम, जो कि इंडिया के जियोग्राफर थे, इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उन्होंने और PR कृष्णा ने यीस्ट की जो जेट स्ट्रीम की थ्योरी थी उसको और ज़्यादा डेवलप किया, और ज़्यादा इस्टेब्लिश किया, और उसके ही जो उनके आइडिया थे, पी कोटेश्वरम और PR कृष्णा के आइडिया थे, उसी आइडिया पे जो थ्योरी डेवलप हुई उसे जेट स्ट्रीम थ्योरी कहा गया। इस थ्योरी के मुताबिक मॉनसून विंड आर बेस्ड ऑन हिज द अपर एयर सर्कुलेशन, जो अपर एयर सर्कुलेशन होती है, जो एटमॉस्फेयर में अपर एयर में सर्कुलेशन होती है, उसकी वजह से मॉनसून का डेवलपमेंट, उसका ऑनसेट, अराइवल, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी जो थ्योरी थी वो 1973 में एक एक्सपेडिशन हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक रिसर्च हुई, जो कि रशिया और इंडिया दोनों लोगों ने मिलकर करी थी। उन दिनों में 70s के आसपास इंदिरा गांधी थी और रशिया और इंडिया के साथ 20 साल की फ्रेंडशिप की डील चल रही थी, तो उसमें उन्होंने एक हेल्प करी थी हमारी, कि मानसून एक्सपेडिशन में उन्होंने हमारी मदद करी थी, और ये बताया था कि जो पी कोटेशन का आइडिया है वो वेरी नियर टू द ओरिजिनल आइडिया और द रियल आइडिया ऑफ मानसून डेवलपमेंट।
मॉनसून डेवलपमेंट का आइडियाज़ को मोनेक्स इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद भी बहुत सारी थ्योरीज आई मॉडर्न थ्योरीज में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी, लाइक डाइपोल की थ्योरी, अल्नीनो की थ्योरी, इसके अलावा साउदर्न ऑसिलेशन की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज इसके बाद भी आई। उनको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डेवलप करेंगे, बट फिलहाल हम लोग बात करेंगे थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली के बारे में। नाउ व्हाट इज थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ एडमंड हैली? एडमंड हैली ने कहा दैट मॉनसून जो है वो रिजल्ट है किस चीज़ का? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन का। अब ये दोनों चीज़ें, कॉन्टिनेंट और ओशन, कहाँ पे मिलेंगे? वो केवल ऐसी जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे कि लैंड और सी दोनों मिक्स हो रहे हों, मर्ज हो रहे हों। तो उन सभी जगहों पे उन्होंने बोला क्योंकि दोनों की जो हीटिंग है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई उनके बीच में थर्मल कॉन्ट्रास्ट होगा, और उस थर्मल कॉन्ट्रास्ट की वजह से मानसून का डेवलपमेंट होगा, मानसून का अराइवल होगा। उन्होंने ये भी बोला दैट दिस मानसून इज सी एंड लैंड ब्रीज ऑन द जाइगेंटिक स्केल प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंशियल सीजनल हीटिंग। ये जो कॉन्टिनेंट और ओशन का जो डिफरेंशियल हीटिंग का जो, यानी कि समर सीजन में, विंटर सीजन में जो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है, उसकी ही जाइगेंटिक स्केल फॉर्मेशन होती है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, और उसी को हम मानसून कहते हैं। हैली ने यह भी कंसीव किया दैट मानसून इज डिपेंड अपॉन सीजन, क्योंकि मानसून जो है वो विंटर का मानसून अलग है, समर का मानसून अलग है, दैट्स वाई वो सीजन यानी ऋतुओं के ऊपर भी डिपेंड करता है। उन्होंने ये भी बोला दैट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की लार्ज स्केल की वजह से हमें मानसून देखने को मिलता है, द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो आखिर ये जो हैली का कंसेप्ट है, इसमें जो डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते हैं। The differential heating concept says that every material has a different thermal properties depending upon its mass and its specific heat capacity. अब ये दोनों चीज़ें क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी है, इसको समझना थोड़ा सा टाइम दे करके पड़ेगा। थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज़ ये कहती हैं कि किसी भी रॉक सॉइल लैंड की जो प्रॉपर्टी होती है थर्मल प्रॉपर्टी, और जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों ही डिफरेंट होती है। क्या कह रहा है थ्योरी? कहता है, सबसे पहले हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि ये जो मास है, ये हमें जो मास दिख रहा है, और ये जो एक छोटा मास दिख रहा है, छोटा हमें टुकड़ा दिख रहा है, इन दोनों में अगर हमें 1 केल्विन का चेंज लाना हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें 1 केल्विन का चेंज लाना हो, तो हमें जो इसको हीट देनी पड़ेगी, हीट को हम लोग जूल में मेज़र करते हैं, तो हमें जो इसको हीट देनी पड़ेगी दैट इज़ क्वाइट हाई देन द हीट वी नीड टू गिव टू दिस ब्लॉक। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास रिलेटिवली कम है, ठीक है। क्योंकि मास में वो ज़्यादा है, इसलिए उसकी हीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि उसको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए उसके टेम्परेचर को हमें कई सारे अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में हमें हीट देना पड़ेगा रदर देन किसी छोटे ब्लॉक को। लार्जर ब्लॉक हैव नीड larger block need larger heat capacity, higher heat capacity, while smaller block needs lower or smaller heat capacity। तो उनकी जो कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी है स्मॉलर ब्लॉक की, वो कम होती है, जो लार्जर ब्लॉक की होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे ध्यान रखना एक बात कि ये दोनों ब्लॉक सेम मटेरियल के हैं, तो यानी सिर्फ मास जो है वो बड़ा फैक्टर है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या कहता है कि अगर कोई 2 डिफरेंट मटेरियल हों और उन दोनों मटेरियल में हमें 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर में चेंज लाने की ज़रूरत हो, तो हमें उनको जो हीट देनी पड़ेगी वो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि ये दोनों का वजन 1 किलोग्राम होना चाहिए। द वेट ऑफ बोथ इज़ मस्ट बी 1 kg। अब ये क्या चीज़ है समझ लेते हैं। मान लो 1 kg का एक लैंड ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया, दिस मस्ट बी 1 kg, और 1 kg का एक लैंड ब्लॉक मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस दोनों 1 kg के ब्लॉक को मैं सोच रहा हूँ कि 1 केल्विन का टेम्परेचर यहाँ पे भी और 1 केल्विन का टेम्परेचर यहाँ पे भी मैं इंक्रीज़ कर दूँ इनके नॉर्मल टेम्परेचर जो प्रेजेंट टेम्परेचर है उससे, और मैंने इन दोनों को कुछ हीट दी। कुछ हीट देने के बाद जो लैंड में टेम्परेचर राइज हुआ वो कम हीट पे ही राइज हो जाएगा, लोअर हीट लेने पे ही इसकी 1 केल्विन की जो टेम्परेचर है वो रीच कर जाएगा। लेकिन पानी में ये 1 केल्विन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट लेगा। इनफैक्ट एक रफ़ कैलकुलेशन अगर मैं तुम्हें बताऊं देन इट इज़ 5 टाइम्स, यानी कि अगर हीट जो लैंड ब्लॉक
1 केल्विन बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है वो मान लो अगर 100 है, देन दिस मस्ट बी 100 जूल, हीट को जूल में कैलकुलेट करते हैं, देन दिस हीट मस्ट बी 500 जूल। 500 जूल इज नीडेड टू इंक्रीज 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इन दिस वाटर ब्लॉक। क्यों? 2-3 वजहों से। एक, सनरेज जब इस पे पड़ती है, सनरेज जब इस पे पड़ती है तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ये लैंड सरफेस को 1 मीटर से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो जो कंडक्शन होता है उसी की वजह से इसमें सारे जो हीट की जो फ्लो होती है वो होती है। लेकिन जब सन रेज इस पे इंसिडेंट होती हैं वाटर के ऊपर, तो ये पहले तो ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, काफ़ी अंदर तक पानी में चली जाती हैं। सेकंड थिंग कि इन सभी में कन्वेक्शनल करंट चलने लगती है। कन्वेक्शनल करंट का मतलब कि जो गर्म वाटर बॉडीज़ होगी, जो गर्म वाटर हो जाएगा वो अपनी जगह छोड़ेगा, और जो ठंडा वाटर होगा यानी कोल्ड वाटर होगा वो उसकी जगह ले लेगा, एंड एक कन्वेक्शनल करंट जिसको संवहनीय धाराएं कहते हैं वो उसमें चलने लगेंगी, जिसकी वजह से जो हीटिंग कैपेसिटी है, जो टेम्परेचर राइज है, वो ज़्यादा हीट लेता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में एक बात मैं तुम्हें और बता दूं कि ये किसी मटेरियल का बहुत ही फिक्स होता है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं आता है। मतलब लैंड है तो उसकी स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी हर जगह ऑलमोस्ट सेम होगी, बहुत ही ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। अगर वो वाटर है तो उसकी स्पेसिफिक हीट की प्रॉपर्टी सेम होगी, बहुत ही ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। ठीक है, आई एम श्योर ये बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी और ये तुम्हें मदद करेगा मॉनसून के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझने में। नाउ अब हेली ये कहते हैं कि समर मॉनसून में क्या होता है कि सन जो है वो अपीरेंट पाथ जो ऑब्टेन करते हैं वो ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करते हैं, यानी कि सन जो है वो धीमे धीमे इस तरफ जा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि यहाँ से गुजरता है हमारे। ठीक है, तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि थोड़ा हिस्सा राजस्थान, कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 स्टेट से होकर के ये जो सन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है वो गुजरती है, और वहीं पे सन हमारा जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है यानी कि समर सोल्स्टिस है वहाँ पे आकर के स्टे करता है। तो ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी, जब तक सन यहाँ से जाते हुए धीमे धीमे यहाँ तक पहुँच रहा है, उस पूरे दौरान यहाँ पे थर्मल हीट, बहुत ही ज़्यादा इंसुलेशन, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लो प्रेशर क्रिएशन होने लगता है। कहाँ पे? 2-3 जगहों पे। अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया में बैकाल झील के पास वहाँ पे हमें काफ़ी लो प्रेशर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद पेशावर में हमें लो प्रेशर देखने को मिल जाता है, पेशावर में, पेशावर यानी पाकिस्तान। देन हमें फिर अमृतसर के आसपास लो प्रेशर को देखने को मिल जाता है, थार मरुस्थल के आसपास लो प्रेशर देखने को मिल जाता है। अमृतसर में लो प्रेशर, यहाँ पर भी थार मरुस्थल के आसपास लो प्रेशर देखने को मिल जाता है। और जो तिब्बतन प्लेटू है वहाँ पे भी हमें लो प्रेशर देखने को मिल जाता है। और ये जो लो प्रेशर है वो हवाओं को यानी कि विंड्स को अट्रैक्ट करते हैं उन हाई प्रेशर एरियाज से जहाँ पे वाटर बॉडीज़ में हाई प्रेशर अभी भी डेवलप है, अभी भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि पानी अभी भी उतना गर्म नहीं हुआ है जब तक सन वहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुँचा है, जब जितना कि लैंड जितनी तेज़ी से गर्म हुई है। और ये सभी जगहें, चाहे वो बैकाल हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो थार मरुस्थल हो, चाहे वो तिब्बतन प्लेटू हो, इन सभी जगहों पर जो इसके लैंडस्केप है वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से स्थल है, बेयर लैंड है, कॉन्टिनेंटलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सी से वो दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हीटिंग होने की वजह से वहाँ पे इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और एक हाई प्रेशर जो है वो वाटर बॉडीज़ की तरफ बना होता है, इंडियन ओशन की तरफ बना होता है, जहाँ से विंड्स हमारी तेज़ी से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, एंड दैट्स कॉल्ड सी ब्रीज, जिसको उसने बोला, किसने? हेली ने बोला कि वो सी ब्रीज है, एंड दैट सी ब्रीज इज मॉनसून विंड्स। उसी सी ब्रीज को उसने मॉनसून विंड्स का नाम दे दिया। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इन सेंट्रल एशिया। तो ये बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि समर मॉनसून में एक्चुअली में हेली ने क्या समझा, क्या बताया। ना विंटर मॉनसून की बात करें तो विंटर मॉनसून में भी इंसिडेंट्स इसी तरीके होते हैं। तब सन क्या होता है, वो इक्वेटर से तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा होता है। मैंने सन को यहीं पे दिखाया है क्योंकि जगह नहीं थी, बट ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक नीचे तक जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये नीचे जाता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाते हुए जो हीट अभी तक तिब्बतन प्लेटू ने रिसीव करी थी वो तेज़ी से इमिट कर देता है विंटर सीजन में, और उसकी वजह से वहाँ पे थर्मल इंड्यूस्ड क्या हो जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसको थर्मल इंड्यूस्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थर्मली क्रिएटेड है, इसलिए थर्मल इंड्यूस्ड हाई प्रेशर कहाँ पे? तिब्बतन प्लेटू में, तिब्बत में ये जो है
हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। एंड लो प्रेशर डेवलप हो जाता है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के पास, इंडियन ओशन के नीचे की तरफ, इन सभी जगहों पे हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है, विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ लैंड ब्रीज, एंड दैट लैंड ब्रीज इज विंटर सीजन मानसून। यही लैंड ब्रीज जो है वो विंटर सीजन मानसून बनता है, और इस विंटर सीजन मानसून की लोकल इफेक्ट की वजह से कभी कभी हमें दिल्ली में, कभी कभी हमें उत्तर प्रदेश में ठंडी के दिनों में भी बारिश देखने को मिल जाती है, जो कि गेहूं की फसल के लिए थोड़ी मददगार भी होती है। तो ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के जैगेंटिक मूवमेंट की बात थी, ये बात हैली ने बोली। यही समर मानसून और विंटर मानसून का हैली का कॉन्सेप्ट था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी? हैली के थ्योरी में कई सारे लेकुनास, कई सारे नुआंसेस में कमियां थीं। उन कमियों को एक एक करके पॉइंट आउट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैली, द डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन लैंड मास एंड ओशन इज द मेन कॉज ऑफ मानसून डेवलपमेंट। अगर ऐसी बात है तो ये अर्थ पे हर जगह इक्वली अमाउंट में, इक्वल तरीके से डेवलप क्यों नहीं होता है? द डिले इन ऑनसेट ऑफ मानसून, ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? एंड डिले ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब अप्रैल से ही हमें गर्मी देखने को मिलने लगती है। अप्रैल, मई, हाफ ऑफ द जून ऑलमोस्ट हमें पूरी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरी अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलती है। अगर ये डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ही हो रहा है तो अप्रैल के साथ ही हमें मानसून देखने को क्यों नहीं मिलता है? वाई देयर इज लेट अराइवल, डिले इन ऑनसेट ऑफ मानसून? नाउ द सडन बस्ट ऑफ मानसून के फिनोमेना को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? सडन बस्ट मानसून फिनोमेना में इसने बोला कि जो हमारा मानसून है, अगर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है तो वो स्लोली आना चाहिए, जैसे कि आमतौर पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज स्लोली डेवलप करते हैं इवनिंग एंड मॉर्निंग में। तो फिर ये सडन बस्ट क्यों आता है? क्योंकि मानसून का जो अराइवल होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो एक बस्ट के तरीके से होता है, यानी कि अचानक से काले घने बादल और बहुत ज़्यादा बारिश, तूफ़ानी बारिश हफ्तों तक चलेगी। तो उसके बाद फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये मानसून का अराइवल हो चुका है। इट इज़ अराउंड 15 to 20 जून के आसपास ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, नॉर्मल सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो सडन बस्ट को भी वो क्लासिकल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डिस्पाइट द हाई टेम्परेचर एंड हेंस लो प्रेशर स्टार्ट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज अर्ली एज अप्रैल, और वाई मानसून टुक टाइम इन अराइवल मिड जून, ये दैट इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन कि वाई देर इज अ डिले इन ऑनसेट ऑफ मानसून। सेम पॉइंट। द लो प्रेशर एरिया, अब कुछ चीज़ें इसने क्या करी थी, कुछ चीज़ें जो हैली था उसने ली नहीं थी, अपने कंसीडर नहीं करी थी अपनी थ्योरीज में। तो जो कंसीडर नहीं किया पॉइंट, उसकी वजह से जो कमियां आई उसके बारे में बताते हैं। द लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर कॉन्टिनेंट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर सीजन और नॉट स्टेशनरी, इज नॉट स्टेशनरी। मतलब जो भी लो प्रेशर एरिया कॉन्टिनेंट्स में डेवलप हो रहा है, मैंने बताया था कि बंगाल, अमृतसर, पेशावर, तिब्बतन प्लेटू, इन सभी जगहों पे जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है वो स्टेशनरी नहीं होता है। कई बार वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज एंड सीजन ऑफ दैट वेदर। वहाँ पे जो सीजन है वहाँ पे कैसी है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इस थ्योरी ने कॉरियोलिस इफेक्ट को भी कंसिडरेशन में नहीं लिया। मतलब विंड का जो मूवमेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की मानसून हमें डेवलप देखने को मिल रही है, तो फिर साउथ वेस्ट से ही क्यों देखने को मिल रही है, एंड वाई इट इज़ नॉर्थ ईस्ट इन विंटर। तो ये जो डायरेक्शनल चेंज है, वो जो डायरेक्शन है वो ऐसा क्यों है, ये भी चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो कॉरियोलिस इफेक्ट को कंसिडरेशन में नहीं लिया था। द रोल ऑफ वाटर वेपर एंड लेटेंट हीट डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन। जो वाटर वेपर है और जो लेटेंट हीट है वो कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर का भी अपना रोल है। ओशन में हम लगातार बात कर रहे हैं थर्मल थ्योरी में कि जो लैंड मास है वो काफ़ी गर्म हो गया, बट ओशन मास किस तरीके से गर्म होता है, उसमें तो फिर हमें लेटेंट हीट भी देखने को मिलेगी, वाटर वेपर भी देखने को मिलेगा। उसके अपने इफ़ेक्ट होते हैं, क्लाइमेटिक और वेदर फिनोमेना होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसको कंसिडरेशन में हम नहीं लिए और हमने सिर्फ ये देख लिया कि तिब्बत में गर्म हो गया, हम वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया, अमृतसर में हो गया, पेशावर में हो गया, तो हमने मान लिया कि हाँ ठीक है, वो तो खींच लेगा, ऐसा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज शुरू हो जाएंगी। वो ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं थी या एक्यूरेट कंसिडरेशन नहीं था वाटर वेपर का और लेटेंट हीट का। मॉनसून रेनफॉल इज़ नॉट थर्मल कन्वेक्शनल ओनली। मॉनसून रेनफॉल सिर्फ कन्वेक्शनल नहीं होती है, जैसा कि थर्मल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हैरी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो मॉनसून की रेनफॉल
तीनों तरीके से हो सकती है, यानी कि कन्वेंशनल तरीके से भी हो सकती है, ओरोग्राफिक तरीके से भी हो सकती है, साइक्लोनिक तरीके से भी हो सकती है, और ये तीनों के मिक्स होकर के हमें देखने को मिलता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि मानसून से पहले जून जुलाई के आसपास थोड़ी बहुत आंधी आंधी जिसको कहते हैं अंधड़ जो है वो आता रहता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हमें बिहार में और भी मैदानी इलाकों में गंगा के हमें देखने को मिलता है कि साइक्लोनिक रेनफॉल थोड़ी बहुत देखने को मिलने लगती है। अगर हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो हम पाएंगे कि हिमालय के ऊपर विंड्स जो हैं, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, वो हिमालय के ऊपर चढ़ती हैं और जो वहाँ के आइस कैप्स है वहाँ पे जाके बारिश करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लेशियल का फॉर्मेशन होता है, ग्लेशियल वहाँ पे एनरिच होते हैं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हमें हिमालय के पास देखने को मिलती है। इसी तरीके से कन्वेक्शनल रेनफॉल भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो एयर मॉइस्चर है वो राइज होता है और कई जगह पर बारिश होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते दैट मानसून रेनफॉल इज़ टोटली और कम्प्लीटली थर्मल और कन्वेक्शनल रेनफॉल। इट इज़ मिक्स ऑफ कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये थ्योरी थी एडमंड हैली की क्लासिकल थ्योरी। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।